Hello friends, I am UV and you watching our YouTube channel मॉड्यूलेशन एकेडमी। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो है न्यूक्लियर पॉल्यूशन पर। ठीक है, तो चूंकि जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड बातें हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड बातें हैं या फिर रिएक्टर से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, तो वो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात पढ़ रहे होते हैं। ठीक, और न्यूक्लियर पोल्यूशन हम लोग कहाँ पढ़ रहे होते हैं? इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यहाँ पर पोल्यूशन। ठीक है, तो चूंकि हमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन देखना है, ठीक है, तो आधी चीजें साइंस एंड टेक में रहती हैं, आधी चीजें इन्वायरमेंट रहती हैं। ठीक है, तो हम इन टोटल पूरी चीज को जो है इंटीग्रेट करके एक ही जगह पर पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमें जो है मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक, तो देखो, सबसे पहली चीज आती है इसमें कि आइसोटोप क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोप के बारे में जो है कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन जैसे पूछ रखा है। ठीक, तो ऐसे एटम होते हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ठीक, आप एग्जाम्पल के तहत आप देखोगे तो जैसे यूरेनियम 235 आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे ही यूरेनियम 238 सुना होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? आइसोटोप है। ठीक है, दोनों ही क्या है? यूरेनियम के आइसोटोप है। ठीक, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास देखो 235 है का, एक 238 है। ठीक है, तो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक, तो ऐसे एटम, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम हो, एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु क्रमांक सेम हो, बट उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोटोप बोलेंगे। ठीक, फिर देखिए जो हमारी नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है क्या? रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? ठीक, तो रेडियो एक्टिविटी ऐसा फिनोमिना है, ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस भी है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सोता है, स्वयं से होने वाला। ठीक है, तो जब क्या होता है कि एक जब हैवी, देखो दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, एक तो अनस्टेबल, ठीक है, एक तो स्टेबल होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? स्टेबल। ठीक, कुछ जो है एटम जो है स्टेबल होते हैं, जिनका न्यूक्लियाई स्टेबल होता है, और दूसरों का क्या होता है? अनस्टेबल होता है खुद का। ठीक है, तो ये जो अनस्टेबल होते हैं जिनके न्यूक्लियाई, वही जो है रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक, तो एक जो एटम होता है, ठीक, जैसे ये एटम है, ठीक, तो ये जो है आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियस होगा। ठीक है, प्रोटॉन होंगे। ठीक, तो यदि आप जैसे देखो किसी भी एटम का जो है आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालो। ठीक, N/P का रेशियो निकालो, और यह रेशियो की वैल्यू कहाँ से 1 to 1.5 के बीच में लाई करें। ठीक है, तो वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक, और अगर ये वैल्यू जो है डिफरेंट आए तो समझ लो कि वो अनस्टेबल है। ठीक, और वो क्या करेगा? रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की एक कंडीशन है। ठीक है, तो यदि 1.1.5 के बीच में है तो वो जो है रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ठीक, जिसका N/P रेशियो 1 से लेके 1.5 के बीच में है। ठीक है, तो वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। ठीक, फिर रेडियो एक्टिविटी होती क्या है देखो। ठीक, तो जैसे ये अनस्टेबल, ठीक है, ये अनस्टेबल एटम है। ठीक, कोई भी एलिमेंट का अनस्टेबल एटम है, ठीक है, अनस्टेबल सब्सटेंस है, तो इसका क्या होगा? टाइम के साथ क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक है, खुद से ही डिसइंटीग्रेशन होगा। क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो इस डिसइंटीग्रेशन में इसमें तीन तरह के पार्टिकल लिमिट होंगे। एक तो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ठीक, और एक बीटा पार्टिकल निकलेंगे, और तीसरी तरह का गामा पार्टिकल निकलेंगे। ठीक है, ये जो तीनों पार्टिकल निकलेंगे, ठीक, तो अल्फा पार्टिकल को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को तो क्या बोल देंगे? रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, और जो अल्फा पार्टिकल निकले इनको पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है,
और जो ये बीटा पार्टिकल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। या अल्फा पार्टिकल को जो है हम लोग और भी क्या बोलते हैं, जो है हीलियम का नाभिक भी बोलते हैं शायद, ठीक। तो एक बार इसे कंफर्म कर लेना, बट ये तो ध्यान रखना, ठीक है, कि इस तरह से 3 तरह। और जो एक गामा पार्टिकल होते हैं, ठीक, ये एक तरह की शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, ठीक, कि जैसे ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल निकले, ठीक है, तो ये चूंकि हमें दिखाई तो देंगे नहीं, लेकिन ये इनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, ठीक। तो इन अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो कई बार एक बार एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इनकी पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, इस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप देखो इस तरह से अल्फा की सबसे कम, उससे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा बीटा की होती है और सबसे ज्यादा गामा की होती है, ठीक। तो इस तरह से याद रखना है, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब भेदन क्षमता, ठीक है, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा की होती है, ठीक। तो इसको याद कर लो पी गामा, ठीक है। अब इसी से याद रह जाएगा कि जो है पेनिट्रेशन पावर या भेदन क्षमता किसकी ज्यादा होती है, गामा रेज की ज्यादा होती है, ठीक है। और इसी में जैसे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, ठीक है, आयनाइजेशन, ठीक है, आयनाइजेशन, ठीक, आयनाइजेशन पावर किसकी ज्यादा होती है, ठीक है, तो अल्फा की सबसे ज्यादा, बीटा बीटा की उससे कम और गामा की सबसे कम, ठीक। तो ये वाला याद कर लिया पॉइंट आपने कि जो है पी गामा, तो इस दोनों को आप कर ले जाओगे, ठीक है। फिर कुछ एक क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है किससे रिलेटेड, आपको अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड। जैसे देखो कोई एटम है, ठीक, ये एटम है, ठीक, और एटम में से यदि एक अल्फा पार्टिकल को आप निकाल दो, क्या निकाल दो, एक अल्फा पार्टिकल जो है इससे निकल जाए, तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक, परमाणु क्रमांक, वो कितने से घट जाएगा, 2 से घट जाएगा, ठीक है। और जो एटॉमिक वेट है, ठीक, एटॉमिक मास, ठीक, वो कितने से घटेगा, 4 से घट जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक हीलियम नाभिक होती है, ये तो मैंने बताया, ठीक। और ऐसे ही यदि अगर एटम में से, ठीक, कोई एटम है, ठीक, और इस एटम में से यदि एक बीटा पार्टिकल निकल जाए, ठीक है, तो क्या परिवर्तन आएगा उस एटम में, ठीक है। तो आपका जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या करेगा, बढ़ जाएगा, कितने से, 1 से, कितने से बढ़ेगा, 1 से, ठीक, कितने से बढ़ेगा, 1 से बढ़ जाएगा, ठीक, एक एटॉमिक नंबर इसका बढ़ जाएगा। और एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एटॉमिक मास में क्या होगा, नो चेंज, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। और इसी में देखो यदि इसी एटम में से यदि गामा पार्टिकल निकल जाए, ठीक, यदि क्या हो जाए, एक गामा पार्टिकल निकल जाए, ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना तो एटॉमिक मास में, ना तो एटॉमिक मास में और ना ही एटॉमिक नंबर में, ठीक, एटॉमिक नंबर में, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो है रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, यूनिट क्या है, ठीक, किस में मेजर किया जाता है, किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो आंसर है बेक्वेरल, ठीक, कौन सा, बेक्वेरल, ठीक। तो ये बेक्वेरल है क्या, ठीक है, तो किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से, ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से जो पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने पार्टिकल डीके करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो उसी को किस में व्यक्त करेंगे, बेक्वेरल में व्यक्त करेंगे, ठीक है। इसी को शॉर्ट में BQ लिख देते हैं, ठीक है, बेक्वेरल। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, बेक्वेरल, और ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है, ठीक। ये और ये किसके नाम पे पड़ी हुई है, हेनरी बेक्वेरल के नाम पे, ठीक है, हेनरी बेक्वेरल, ठीक है। और इनको जो है 1903 का, 1903 का नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक, नोबेल प्राइज, ठीक।
और किस बात के लिए मिला है? हेनरी बेक्वेरेल ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की है, ठीक, रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं के नाम पर जो है इसकी जो है रेडियो एक्टिविटी की जो है जो यूनिट है, ठीक, तो उसको बेक्वेरेल दिया गया है, ठीक, बेक्वेरेल के नाम से रख दिया गया है इसमें, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है क्यूरी क्या है? ये भी जो है रेडियो एक्टिविटी की ही यूनिट है। पहले टाइम में जो है रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है, किसमें मेजर करते थे? क्यूरी में मेजर करते थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब जो है किसमें मेजर करते हैं? बेक्वेरेल में मेजर किया जाता है और यही एसआई यूनिट है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये क्यूरी नाम पड़ा था किसके ऊपर? मैडम क्यूरी के ऊपर, मैडम क्यूरी, ठीक है। इनको भी जो है 1903 का नोबेल प्राइज हेनरी बेक्वेरेल के साथ, ठीक है, प्लस इनके हस्बैंड, मैडम क्यूरी के हस्बैंड, ठीक है, थे पियरे क्यूरी, ठीक ठीक, पियरे क्यूरी, ठीक। तो इन तीनों लोगों को 1903 का नोबेल प्राइज एक साथ दिया गया था और ये किसका था? फिजिक्स के लिए, ठीक, और यही रेट फिजिक्स का। तो अब देखो क्या है कि मैडम क्यूरी हैं जो एक ऐसी वुमेन है, ठीक, जिनको 2 बार मिला है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि वुमेन जो 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स नोबेल प्राइज, ठीक है, किन्हें मिला है? तो वो कौन है? मैडम क्यूरी, ठीक ठीक, मैडम क्यूरी को मिला हुआ है 2 बार नोबेल प्राइज, एक बार 1903 में, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के लिए, ठीक है, तो ये किसका था? फिजिक्स का नोबेल प्राइज था, ठीक है। और सेकेंड टाइम उन्हें 1911 का मिला हुआ है, ठीक है, 1911 में मिला हुआ है, और वो किसका मिला हो? केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ सेकंड टाइम, ठीक है। और किस चीज के लिए? जो है रेडियम की खोज के लिए, ठीक, किसकी खोज के लिए? रेडियम की खोज के लिए मिला हुआ था, ठीक है। और ये रेडियम जो है, ठीक, रेडियम है क्या? रेडियम फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जिसको लैब में फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको लैब में जो है प्रिपेयर किया जाने वाला, ठीक। तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना है, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ठीक है, 2 तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। एक तो फिजन रिएक्शन होती है, फिजन का मतलब होता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है, विखंडन, ठीक, न्यूक्लियर फिजन, ठीक, नाभिकीय विखंडन, ठीक, और नाभिकीय फ्यूजन, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन, ठीक, 2 तरह की होती हैं, ठीक। तो फिजन रिएक्शन क्या होती है? जैसे एक हैवी न्यूक्लियाई, ठीक, ये क्या है? हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये टूट जाए 2-3 छोटे छोटे, ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाए, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे फिजन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो और यदि अगर, ठीक है, कोई कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक, लाइटर न्यूक्लियाई हैं, और ये मिल करके एक बड़ा नाभिक बना लें, ठीक है, ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म कर लें, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है, नाभिकीय संलयन बोलेंगे, ठीक। अब जो है ये दूसरी चीज आती है कि फिर जो है आती है कि ये जो फिजन है, ठीक है, विखंडन की क्रिया, इसका यूज कहाँ होता है? जैसे जो एटॉमिक बम, ठीक, एटॉमिक बम आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एटॉमिक बम किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है, एटॉमिक बम किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, या नाभिकीय विखंडन पर काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो स्टार है, ठीक है, स्टार है या सन है, ठीक है, या हाइड्रोजन बम है, ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल, इनके एनर्जी का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है, ठीक, ये रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक। और इसमें जैसे फ्यूल आप देखोगे तो इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये फ्यूल की तरह काम करते हैं, ठीक है। और देखो कि इसके यदि अगर फ्यूजन रिएक्शन वाले के फ्यूल की बात करें हम, ठीक है, फिजन के,
इसके फ्यूल की बात करें तो जैसे यूरेनियम 235 हो गया, ठीक है, और यूरेनियम 238 हो गया, ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फ्यूजन वाले के फ्यूल की रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे जैसे रेडियम हो गया, ठीक, ये फ्यूजन के लिए हो गया, ठीक है। प्लूटोनियम हो गया, प्लूटोनियम, ठीक, तो ये सारे चीज किसके रिएक्शन है, थोरियम हो गया, ठीक, तो ये फ्यूजन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक। तो फिर देखो बात करते हैं कि जो अपना पावर प्लांट में जो रिएक्टर यूज होते हैं, ठीक, या लैब में जो रिएक्टर यूज होते हैं, ठीक, तो उन रिएक्टर्स के कंपोनेंट क्या क्या हैं, ठीक। तो यदि आप फ्यूल की बात करोगे तो फ्यूल जो यूज होता है, यूरेनियम यूज होता है, ठीक है, या प्लूटोनियम यूज होता है, थोरियम यूज होता है, या फिर रेडियम यूज होता है, ठीक है। अब इन्हीं को ऑप्शन में कई बार देगा, कई सारे ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा जो है न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है, ठीक। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूक्लियर फ्यूल के एग्जाम्पल, ठीक। फिर जो है देखो नेक्स्ट थिंग आती है कि मॉडरेटर, ठीक। मॉडरेटर क्या होता है, ठीक, तो मॉडरेटर क्या करता है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं तो उनको स्लो करना इनका काम होता है। मॉडरेटर का क्या काम होता है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं उनको स्लो करना रहता है, ठीक है। अब कैसे स्लो करना रहता है कि जैसे देखो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक, कि यूरेनियम यूरेनियम 235, ठीक है, ये हमारा फ्यूल है, ठीक, और इसमें जो है हमें रिएक्शन एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियर जो है न्यूट्रॉन से जो है अटैक करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो यदि फास्ट न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, तो यहाँ पर स्लो न्यूट्रॉन से जब इससे अटैक करें, यदि फास्ट न्यूट्रॉन से यदि आपने रिएक्शन करा दिया तो एकदम से बम ब्लास्ट टाइप हो जाएगा, ठीक है, इसलिए स्लो, ताकि जो है उसको कंट्रोल ले। तो यूरेनियम जो है 236 बनेगा, ठीक, यूरेनियम 236 इससे बनेगा, ठीक है। और फिर ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, बेरियम, क्रिप्टॉन, और 3 जो है फास्ट न्यूट्रॉन बनेंगे, ठीक है। तो अब ये चूंकि तीनों कौन से न्यूट्रॉन है, फास्ट है, ठीक है, तो इन तीनों में से इनको स्लो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये स्लो करके फिर जो है आगे की रिएक्शन में जो है इनको यही न्यूट्रॉन जो है काम करेंगे, ठीक है। यदि फास्ट रह जाएंगे तो ये पूरा ब्लास्ट कर देंगे पूरे सिस्टम को, ठीक। तो मॉडरेटर का क्या काम पर होता है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनको स्लो करना रहता है काम, ठीक है। तो इसलिए जो है मॉडरेटर, अब जैसे मॉडरेटर के एग्जांपल क्या है, D2O, D2O का मतलब हैवी वाटर, ठीक है, और ये ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मॉडरेटर हैं कौन कौन से, तो हैवी वाटर और ग्रेफाइट ये क्या है, मॉडरेटर है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करना ये रहता है, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट चीज आती है कंट्रोलर, ठीक। तो इस कंट्रोलर का क्या काम रहता है, तो जैसे देखो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, अब यहाँ पर तीन न्यूट्रॉन जनरेट हुए फास्ट, तो देखो एक न्यूट्रॉन चाहिए अगली रिएक्शन के लिए, एक स्लो न्यूट्रॉन चाहिए, बाकी के जो 2 बचे न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो उनको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ब्रेक कर देंगे जल्दी जल्दी, तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगी रिएक्शन और जो है इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, किसका, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, तो इन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, और हीट जनरेशन को इस तरह से कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो ये होता है काम कंट्रोलर का, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल यही ध्यान रखना है, ठीक, कि इसका एग्जाम्पल क्या है, बोरान, ठीक, बोरान या कैडमियम, ये किसका एग्जाम्पल है, कंट्रोलर का एग्जाम्पल है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। फिर थर्ड थिंग आती कूलेंट, ठीक। तो जैसे आपने देखा होगा कार वार में भी जो है रेडिएटर में, ट्रक वगैरह में कभी देखा हो तो लोग जो है पानी डालते रहते हैं ना, थोड़ा एक होता है जिसमें रेडिएटर में, शायद रेडिएटर ही बोलते हैं शायद, आई थिंक, तो उसमें जो पानी डालते हैं, ठीक, तो ये किसका काम करता है, कूलेंट, ठीक। तो इसका काम होता है कि टेम्परेचर, तापमान को जो है, जो कोर बॉडी होती है, ठीक, उसका जो है इसके, तो उसका टेम्परेचर को जो है कोर बॉडी के जो है उसको क्या रखना रहता है, कांस्टेंट रखना रहता है, ठीक। तो कूलेंट का काम क्या है कि जो रिएक्टर का कोर है, ठीक है, रिएक्टर का कोर एरिया है, तो उस कोर एरिया को जो है कि टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना है कौन कौन से कूलेंट है, ठीक। तो ये सोडियम लिक्विड सोडियम हो गया, ठीक है, या फिर जो है हैवी वाटर और सिंपल वाटर, ठीक है।
H2O क्या है, सिंपल वाटर, D2O क्या है, हैवी वाटर, और लिक्विड सोडियम। तो ये इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है, और इनके क्या क्या फंक्शन है ये ध्यान रखना है हमको, ठीक। फिर देखो नेक्स्ट थिंग आती है कि किस किस टाइप के जो है रिएक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। तो और टाइप है, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन यही पूछेगा कौन सा रिएक्टर में, ठीक है, कौन सा कूलेंट यूज होता है, कौन सा जो है मॉडरेटर यूज होता है, कौन सा कंट्रोलर यूज होता है, ठीक है। तो इनमें से है, ठीक है। तो आगे पूरी लिस्टिंग तो मैंने दे टेबल बना के दे दी है, तो उसको याद करना है, ठीक है। बट एज ए कॉन्सेप्ट जैसे जैसे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ठीक। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में होता क्या है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में जो फ्यूल यूज होता है, ठीक, फ्यूल यूज होता है यूरेनियम 235, ठीक, और प्लस जो है यूरेनियम 238 का क्या, यूरेनियम 238, इन दोनों का क्या है मिक्सचर यूज होता है 1:139 के रेशियो में, ठीक। अब देख लो कि अगर वन पार्ट जो है यूरेनियम 235 यूज हो रहा है, तो यूरेनियम 238 का जो है 139 पार्ट यूज होगा, ठीक है, 130 इस जो है रेशियो में जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें जैसे हम लोग ये रिएक्शन देख रहे थे कि यूरेनियम 235, ठीक, यहाँ पर स्लो न्यूट्रॉन से, कौन सा न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक। तो यहाँ से यूरेनियम 236 बना था, ठीक है, यूरेनियम 236 बना था, और फर्दर ये किसमें ब्रेक हो गया था, बेरियम में, क्रिप्टॉन में, ठीक है, और थ्री फास्ट न्यूट्रॉन आए थे, ठीक है। फिर इन्हीं में से 3 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन का तो हम लोग यूज कर लेते हैं फर्दर जो है रिएक्शन के लिए, और बाकी के 2 न्यूट्रॉन जो है कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कंट्रोलर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर चूंकि स्लो न्यूट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, यूरेनियम 235 का देखो यूज वहां पर होगा, ठीक है, जहां पर स्लो न्यूट्रॉन की मतलब 238 का, यूरेनियम 238 के लिए, ठीक है, इसको जो है ब्रेक करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में कुल मिला के इसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज यूज करते हैं कहाँ, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक। तो देखो ऐसे ही जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक, ताकि आगे आप डिफरेंस समझ जाओ मैं क्यों ये चीज बता रहा हूँ। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम लोग किसका यूज करते हैं, यूरेनियम 238 का यूज करते हैं, ठीक। तो अब चूंकि यूरेनियम 238 किसके साथ क्रिया करेगा, फास्ट न्यूट्रॉन के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, फास्ट न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो जो है फिर हमें जो है इन फास्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, जरूरत नहीं होती है, ठीक। तो इसलिए जो है मतलब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो है कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। तो अब देखो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनेंगे बस ये समझाने के लिए था, ठीक। तो यहाँ पर देखो आप कि देखो कितने टाइप के रिएक्टर होंगे, एक तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हो गया, ठीक है। अब इनमें से क्या क्वेश्चन पूछेगा, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में से पूछेगा कि फ्यूल क्या यूज होता है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 और 238, यूरेनियम 238 का क्या के ऑक्साइड का जो है मिक्सचर यूज होता है, ठीक है। फिर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में मॉडरेटर का यूज होता है, D2O यूज होता है, ठीक है। कंट्रोलर क्या यूज होता है, बोरान यूज होता है, ठीक। और जो है कूलेंट का यूज होता है, लाइट वाटर या H2O का यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही फिर आ जाता है प्रेशराइज लाइट वाटर। तो लाइट वाटर से समझ लो, लाइट वाटर का मतलब है कि आप जो है कूलेंट जो यूज हो रहा है, ठीक, कूलेंट में आप किसका यूज कर रहे हो, जो है लाइट वाटर का, ठीक है। ऐसे मॉडरेटर में किसका यूज कर रहे हो, लाइट वाटर का यूज है, ठीक है। तो लाइट वाटर से आप गेस कर ही लोगे कि इसमें सिंपल वाटर का यूज है, हैवी वाटर का यूज नहीं है, ठीक। ये इसके ट्रिक हो गई, ठीक है, लाइट वाटर वर्ड यूज होगा। अब प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में मतलब ये है कि आप मॉडरेटर और कूलेंट, हैवी वाटर में सीधे से आते ही मॉडरेटर और कूलेंट जो है ये दोनों कौन सी यूज होंगे, जो है हैवी वाटर यूज होंगे, ठीक है, D2O का यूज होगा, ठीक। अब देखो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, ठीक, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, ठीक ठीक
जो है मॉडरेटर कोई नहीं यूज होता, ठीक। जो अभी तक मैं यहाँ पे समझा रहा था, ठीक है, कि चूंकि फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत है और हमें मॉडरेटर का यूज किस लिए होता है, मॉडरेटर का यूज होता है न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए, स्लो करने के लिए। तो चूंकि हमें फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत ही है, इसलिए हमें स्लो करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसलिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें कोई भी मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। और कूलेंट इसमें क्या यूज है, लिक्विड सोडियम यूज है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक। ये दोनों तो सिंपली आपसे टैकल हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, ठीक। और तो इसमें लाइट वाटर वाले में मॉडरेटर और कूलेंट, ठीक, मॉडरेटर और कूलेंट दोनों ही लाइट वाटर यूज हैं, ठीक है। फिर हैवी वाटर वाले में मॉडरेटर और कूलेंट दोनों ही हैवी यूज हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर यहाँ से डील हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में है, बस ये ध्यान रख लेना कि इसमें मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। मॉडरेटर की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी गलती से 3 लिख गया है, 238 है, ठीक। तो जो यूरेनियम 238 का यहाँ पे यूज होता है या प्लूटोनियम 239 का यूज होता है, ठीक है। तो वहां पर सीधे फास्ट न्यूट्रॉन की ही रिएक्शन के लिए जरूरत है, इसलिए मॉडरेटर की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना। और जो है ध्यान रखना, कूलेंट में क्या है, लिक्विड सोडियम का यूज होता है, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट थिंग आती है कि एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। तो हैवी यूज हो ही गया इसका। फिर देखो यहाँ पर यही मतलब निकला कि D2O और T2O, ठीक, दोनों ही जगह पे यहाँ पर कूलेंट और मॉडरेटर, ठीक है, दोनों ही जगह पर ये। और देखो हर जगह पे हर एक पावर प्लांट में बोरान का यूज है, ठीक। किसका यूज है, बोरान का यूज है, किसके रूप में, कंट्रोलर के रूप में, ठीक है। इसकी जगह में कैडमियम भी दिया रहे तो ध्यान रखना है, ये बोरान की रॉड यूज होती है, ठीक। सो यहाँ से सारे क्वेश्चन आप इसे ढंग से कर लेना, एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है यहाँ से, ठीक है। सो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अब बस ये है कि आप इसको किस तरह से समझ के याद रखते हो, ठीक। अब देखो इन्हीं में जो है अपने कुछ एक रिसर्च रिएक्टर है इंडिया के, ठीक है। तो इनके नाम का भी पूछ सकता है किसी एग्जाम में, ठीक। तो यदि आपसे पूछे कि भारत का, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, रिएक्टर कौन सा है, ठीक, पहला रिएक्टर कौन सा है, ठीक। ये चूंकि रिसर्च रिएक्टर है, ठीक, तो ये कौन सा, अप्सरा। आप क्या बोलोगे, अप्सरा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, ठीक। और अगर इसी में पहले ये पूछे कि पहला, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, ठीक, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, एनपीपी, ठीक। तो ये ध्यान रखना, दोनों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ठीक, ये सीरज क्या है, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, ऑप्शन में देखे ये अप्सरा क्या है, ठीक, सीरज क्या है, ठीक, ये पूर्णिमा क्या है, या फिर ध्रुव क्या है। तो ये तीनों हमारे क्या है, रिसर्च रिएक्टर। रिसर्च रिएक्टर का मतलब ये है कि ये सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए यूज होते हैं, पावर जनरेशन के लिए उस तरह से नहीं यूज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखना, ठीक। और ये जो आपका सीरस है, देखो इसमें से और ये पूछ सकता है कि सीरस किस टाइप का है, हैवी वाटर टाइप का है, ठीक है। फिर यहाँ से जो पूर्णिमा वाला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिजिनियसली डिजाइन है, ठीक है, किसी का सहयोग लेके नहीं, खाली यहाँ का भारत के साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया है, ठीक। और फिर ध्रुव, फिर ये क्या है, हैवी वाटर रिएक्टर। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। फिर अब देखो हम लोग आ जाते हैं किस पे, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। किस पे, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। अब आप जो है इजिली समझ लोगे, ठीक। तो ये न्यूक्लियर पॉल्यूशन है क्या, ठीक है। तो अगर इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, क्या, इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिव रेडिएशन इंक्रीज कर जाए, ठीक। अब ये आप देखोगे रेडिएशन, ठीक, तो जैसे आपने देखा होगा कि जाड़े के दिन में, ठीक है, इसी तरह से आग जला के, लकड़ी की आग जला के, ठीक है, और हम लोग जो है ऐसे ताप रहे होते हैं, ठीक, ऐसे जो है हाथ सेक रहे होते हैं, ठीक है, ये इसको तापना बोलते हैं, ठीक। तो ये हम लोगों के हाथ जो है गर्म हो जाते हैं, ठीक, लेकिन क्या हमको हीट आती दिखाई देती है, कि यहाँ से हीट रेडिएशन आ रहा होता है, ठीक। तो जैसे कोई भी है, ठीक, रेडियो एक्टिव, क्या, रेडियो एक्टिव, ठीक, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एटम है, तो ये डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक। तो ये क्या इमिट करता है, अल्फा पार्टिकल,
बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, 3 तरह के पार्टिकल इमिट करता है। लेकिन क्या ये पार्टिकल हमको दिखाई देंगे? नहीं। बट ये जो पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, ठीक, तो ये दिखाई दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि बॉडी में कहीं पार्ट, किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, जो भी जीव हैं उनको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जो हिट, इसको क्या, ये क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इन रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, ठीक है, ठीक है, और तो इसको ये इसी को क्या बोलेंगे हम? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक। फिर जो नेक्स्ट थिंग आती है कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन क्या है, ठीक। कंटामिनेशन, तो देखो, अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड का मतलब क्या है? जो इंटेंशनली ना किया गया हो, ठीक है, या अनडिजायरेबल, ठीक है। जैसे आप किसी जगह पर कोई भी मान लो एटम बम प्लांट कर दिए किसी जगह पे, ठीक, किसी जगह पे, तो वो तो आपका डिजायरेबल है, ठीक है। तो वो आप पॉल्यूशन के लिए नहीं, आप डिजायर मतलब इच्छा से वहां पे कर रहे हो, ठीक। तो वो जो है कंटामिनेशन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है अभी। लेकिन जैसे अनडिजायरेबल चीजें, जैसे सपोज करो जो पावर प्लांट से निकला हुआ वेस्ट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकला हुआ वेस्ट है, ठीक है, उसको आपने डिस्पोज किया किसी जगह पे, और वो पानी वानी वर्षा और उसकी वजह से जमीन से बाहर आके और इस तरह से सॉइल में मिल गया, ठीक है, वाटर में चला गया, ठीक है। तो ये चूंकि डिजायर, आपका डिजायर थोड़ी था कि आप पॉल्यूशन कर दो, बट अनडिजायरेबल तरीके से जो है वाटर बॉडी में रीच कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन कंटेमिनेशन के जो है कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो जो भी है अनइंटेंडेड और अनडिजायरेबल, डिपोजिशन हो या वहां पर प्रेजेंस हो, ठीक है, किसका? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड में हो या गैसियस फॉर्म में, जिस किसी को भी ये पॉल्यूट कर रहा हो, ठीक, तो इसको रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन बोलेंगे, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का कि रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन है या कंटेमिनेशन है, इसके सोर्स क्या है, ठीक। तो देखो दो तरह के, एक तो नेचुरल सोर्स और दूसरा मैन मेड सोर्स, दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो नेचुरल सोर्स में देखोगे ये जो कॉस्मिक रेज है, ठीक है, कॉस्मिक रेज ये एक तरह का रेडिएशन ही तो है, और ये आ कहाँ रहा है? स्पेस से आ रहा है, ठीक है। इसकी ओरिजिन क्या है? सन, ठीक, सन से ओरिजिनेट होके और कॉस्मिक रेज कहाँ तक? यहाँ तक आती है, ठीक, अर्थ तक, ठीक। ये नेचुरल तरीके से। ऐसे ही जैसे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है, ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं और जो अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है, हमारे जो पृथ्वी की सतह पर जो प्रेजेंट है, ठीक है, नेचुरल तरीके से, ठीक। तो ये भी तो डिसइंटीग्रेट होते होंगे ऑटोमेटिकली, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक। तो इनसे जो इमिट हुआ रेडिएशन है, ठीक, तो ये सारे क्या है? नेचुरल सोर्स हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग मैन मेड सोर्स में, ठीक है। तो ऐसे मैन मेड सोर्सेज से आप अच्छी तरह से परिचित हो, ठीक। तो जैसे देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक। तो अब न्यूक्लियर पावर प्लांट इस रेडिएशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, पॉल्यूशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब सपोज करो कोई पावर प्लांट है, ठीक है, और वहां पे एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कोई घटना, ऐसी दुर्घटना घट जाए, ठीक है, वो किसी डिजास्टर जैसे नेचुरल अर्थक्वेक आ गया या इस तरह के, ठीक है, सुनामी आ गई जिसकी वजह से उस पावर प्लांट पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक। तो जो वहां से रेडिएशन फिर निकलेगा, ठीक, तो वो जो है एक जो है मैन मेड सोर्स हुआ कि नहीं। और या फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकला हुआ है, उसको आपने कहीं डिस्पोज किया, ठीक है, और डिस्पोज सही तरीके से हुआ नहीं और वो थ्रेट बन के इन फ्यूचर निकला, जो वहां से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकला, ठीक। तो ये भी एक नेचुरल रीजन हुआ, ठीक है। फिर जैसे आप न्यूक्लियर वेपन, ठीक, तो न्यूक्लियर वेपन की आप बात करो तो जैसे देखो अभी हम जब डिफिनीशन देख रहे थे तो उसमें देखो सीधे सीधे था अनइंटेंडेड, ठीक, अनइंटेंडेड या अनडिजायरेबल, ठीक। बट ये न्यूक्लियर वेपन है तो डिजायरेबल है। फिर ये पोल्यूशन के रेडिएशन के सोर्स में कैसे आ गए, ठीक। तो देखो ये जो बने थे न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर, वो तो मतलब उसके सोर्स में नहीं आए, लेकिन जब आपने इनको कहीं पर जैसे मान लो यूज किया, ठीक है, तो उसके बाद जो है रेडियो एक्टिव रेडिएशन इसके बाद फिर निकला और जो वेस्ट निकला, ठीक है, तो ये किस में जाएगा? एटमॉस्फेयर में पहले हवा में उड़ जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, और बाद में यही रेन के साथ, ठीक है, नीचे आएंगे, ठीक है, तो
वाटर बॉडी को भी पॉल्यूट करेंगे, ठीक है, सॉइल को भी पॉल्यूट करेंगे, ठीक। तो इस तरह से फिर ये थ्रेट बन के निकलेंगे, ठीक। तो ये भी एक तरह से जो रेडिएशन इस तरह से फिर बाद में पनपेगा वो किस में आ जाएगा, जो है आपका ये रेडियो एक्टिव सोर्सेस में आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जहां पर यूरेनियम की माइनिंग हो रही है, ठीक, तो उस माइन में से जो जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, ठीक है, वहां से जो डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा और वहां से जो रेडिएशन निकल रहा होगा, ठीक, तो वो भी किस में आएगा आपका, जो है मैन मेड ही आएगा, क्योंकि माइनिंग नहीं करते तो मिट्टी या किसी में दबा रहता पृथ्वी के नीचे, ठीक है, तो उतना हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। फिर जैसे आप न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक, न्यूक्लियर मटेरियल है, इसको आप ट्रांसपोर्ट करो, ठीक, तो ट्रांसपोर्ट जब आप करोगे, ठीक, तो इसमें यदि कहीं पे इंसिडेंट होता है, ठीक है, या इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ठीक है, मिड में जो उसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है ये तो एनवायरनमेंट में पहुंच ही रहा है, ठीक है, तो ये भी एक पॉल्यूशन का रीजन बनेगा, ठीक। फिर जैसे जो हम लोग बहुत सारे मेडिकल थेरेपी में, ठीक है, वहां पर रेडिएशन थेरेपी यूज होता है, तो वहां से जो रेडिएशन निकल के एनवायरनमेंट में पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, नेचुरल सोर्स है, ठीक। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक। फिर जैसे आप देखोगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो इन पे एक इंसिडेंट के कारण क्या है, ठीक है, तो इनके इंसिडेंट्स के आप कारण देखोगे तो एक तो नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जिसमें क्या है, अर्थक्वेक या सुनामी जैसे की चीज आ जाए, ठीक है, तो जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, ठीक। या फिर आप देखोगे कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सही से ना बनाया गया हो, ठीक है, और उसके बाद कोई दुर्घटना हो, ठीक। या फिर ऐसा हो कि जो है जो सही से प्रोसीजर फॉलो ना किया जा रहा हो, ठीक, तो उसकी वजह से जो दुर्घटना हो जाए पावर प्लांट पे, ठीक है, तो ये सारे क्या हो सकते हैं कारण। ऐसे ऐसे आप कितना भी सोच सकते हो, आप सोचो, ठीक। तो अभी तक की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आपसे जैसे पूछेगा 3 माइल आइलैंड, ठीक, 3 माइल आइलैंड की जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो दुर्घटना कहाँ है हुई है, यूएसए में हुई है, ठीक है, ये यूएसए का है, ठीक। ऐसे ही जैसे चेरनोबिल, ठीक, ये एक यहाँ चेरनोबिल में जो है पावर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, कहाँ पे, सोवियत यूनियन, उस टाइम पे सोवियत यूनियन या रशिया का ही पार्ट था, ठीक है, जो प्रेजेंट में अभी अब क्या है, प्रेजेंट में किसके अंदर है, यूक्रेन है। यूक्रेन अब इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया है ना, ठीक है, पहले यूक्रेन जो है सोवियत यूनियन का पार्ट था, ठीक। तो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंसिडेंट कहाँ हुआ था, अगर ये पूछे, ठीक है, तो यदि यूक्रेन प्रेजेंट हो, यूक्रेन में ऑप्शन में, ठीक है, या सोवियत यूनियन जो भी प्रेजेंट हो ऑप्शन में, उसमें जो है आपको टिक करना है, ठीक है। फिर जो थर्ड एक्सीडेंट है वो क्या है, फुकुशिमा, ठीक है, ये फुकुशिमा कहाँ है, जापान में, ठीक। तो यहाँ पर जो है 2011 में जो है इंसिडेंट हुआ था, किसकी वजह से, वहाँ पे अर्थक्वेक और सुनामी, ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ के पावर प्लांट जो है क्षतिग्रस्त हो गया था और इसकी वजह से वहां से बहुत सारा जो है न्यूक्लियर रेडिएशन निकला था और ये घटना हुई थी। ये तीनों इंसिडेंट कहाँ हुई हैं और जो है किस कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। फिर देखो जो अब देखो हम लोग जैसे ये है कि इसकी बात रेडिएशन की बात करते हैं, तो रेडिएशन कितने टाइप का होता है, ठीक। यहाँ से जो है यूपीएससी में वनडे एग्जाम में तो शायद ही क्वेश्चन पूछे, बट यूपीएससी में या यूपीपीएससी में जो है ऑप्शन में जो है बना के दे सकता है, ठीक है। तो नॉन आयनाइजिंग टाइप पर रेडिएशन, ठीक है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन, दो पार्ट में हम लोग रेडिएशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो देखते हैं कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, ठीक। नॉन आयनाइजिंग टाइप का रेडिएशन क्या होता है कि देखो ये केवल उन सेल को या मॉलिक्यूल को, केवल उन सेल और मॉलिक्यूल को ही जो है हार्म करेगा या नुकसान पहुंचाएगा या अफेक्ट करेगा जो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। जो बॉडी पार्ट आपका इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा खाली उस पार्ट को ये हार्म पहुंचाएंगे, ठीक है, पूरी बॉडी को नहीं, ठीक। और ये क्या होते हैं, एक शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं। एग्जाम्पल के तहत आप देखो जैसे यूवी रेज, ठीक है, जो सन से आने वाले यूवी रेज है, ठीक है, ये कौन किस टाइप का रेडिएशन है, नॉन आयनाइजिंग टाइप का रेडिएशन है। तो ये ध्यान रखना, इनकी जो है पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, पेनिट्रेशन का पावर का मतलब क्या है, भेदन क्षमता, ठीक है, भेदन क्षमता जो है
इनकी बहुत कम होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, फिर इनके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे देखो आप जैसे कोस्टल एरिया में जाओगे, ठीक है, तो कोस्टल एरिया में, ठीक है, ये जैसे कोस्टल एरिया है, यहाँ पर जो सैंड पड़ी हुई है, ठीक, तो धूप में अच्छी खासी चमकती रहती है। ठीक, तो जैसे सपोज करो ये है अपना सैंड 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 पड़ी हुआ है, ठीक है, कोस्टल, और ये सन है। ठीक, सन, अब ये सन से आने वाला रेडिएशन है, यहाँ से लगभग के आपके जैसे ये यहाँ पर जो है आंखों में पड़ा, ठीक, तो ये आपकी आंखों को जो है पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, ऐसे जैसे आप सोलर स्ट्रीम जो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो है आप सन को जो है सीधी आंखों से देख लो इक्लिप्स के टाइम पे, ठीक है, तो जो वहां से जो यूवी रेज आ रही होती हैं, ठीक है, वो आपकी आंखों को जो है बहुत नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, या फिर ये जो है नॉन आयनाइजिंग टाइप का रेडिएशन है, ये जो स्किन की सेल है, ठीक है, इसको जो है हार्म कर सकता है। ठीक है, या जो फिर ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लिस्टर, ठीक है, रेडेनिंग, जो आंखें बिल्कुल लाल लाल हो जाए, जैसे आंखें हैं यहाँ पे बिल्कुल लाल लाल जो है नशे टाइप दिखने लगती हैं, ठीक है, रेड, तो इसको क्या बोलते हैं, सनबर्न बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह की प्रॉब्लम नॉन आयनाइजिंग टाइप के रेडिएशन से आ सकती है। ठीक, फिर जो है नेक्स्ट आता है हम लोगों का कि आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है। ठीक, क्या होता है आयनाइजिंग रेडिएशन, क्या होता है। ठीक, तो आयनाइजिंग रेडिएशन, इसकी जो है पेनिट्रेशन पावर, ठीक, क्या भेदन क्षमता, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसका आप एग्जांपल देखो कि एक्स रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज, या एटॉमिक रेडिएशन। ठीक, ये किस टाइप के रेडिएशन में आता है, आयनाइजिंग टाइप के रेडिएशन में आता है। ठीक है, और ये जो है माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, बड़े अंगों को, ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल हैं, उन सबको क्या कर सकते हैं, डैमेज ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो आयनाइजिंग टाइप का रेडिएशन है, इसके जो है इफेक्ट आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसके इफेक्ट को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो शॉर्ट रेंज रेडिएशन और दूसरा है आपका लॉन्ग रेंज रेडिएशन। ठीक, अब जो ये शॉर्ट रेंज रेडिएशन है, ये क्या होता है, ठीक, ऐसा रेडिएशन का इफेक्ट जो तुरंत दिख जाए आपको, ठीक है, तुरंत दिख जाए। ठीक, जैसे तुरंत दिख जाए रेडिएशन ना, तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज रेडिएशन बोलेंगे। जैसे कहीं पे आपकी स्किन जल गई है, कुछ ऐसी लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज है। ठीक है, या कुछ मेटाबॉलिज्म, जैसे आपको खाना पचने नहीं लगा, या कुछ इस तरह की चीजें ऐसी आपके दिख जाएं, ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज, तुरंत पता पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको भूख नहीं लग रही, ठीक है, तो तुरंत एक दो दिन में आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज जो इमीडिएट जिनका इफेक्ट दिख जाए। ठीक है, या कोई कहीं का टिश्यू जो है डेड हो जाए, ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, तो ये तुरंत जो इमीडिएट दिख जाते हैं, इनको शॉर्ट रेंज जो है इफेक्ट के अंदर हम लोग देखते हैं। ठीक, फिर लॉन्ग रेंज क्या है, जिनका डिलेड, मतलब काफी समय बाद जो इफेक्ट दिखे, तो जैसे कहीं पे आपके बॉडी में ट्यूमर हो गया, ठीक है, या कैंसर हो गया, तो ये तुरंत एक दो तीन दिन की बात नहीं है, आपको कुछ महीने या कुछ 5-6 महीने कुछ इस तरह का टाइम लगेगा, उसके बाद ही आपको दिखेगा कि इस तरह के कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है। ठीक है, या जो है लाइफ स्पैन कम हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब क्या है कि आपके जो है जीन में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, अब वो तो जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी आपकी तब पता पड़ेगा। ठीक है, कि ये जो है, तो ये सब क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन के इफेक्ट है। ठीक, फिर जैसे कुछ एक फैक्ट है, ठीक है, जो आपको देखो ये चीज कि जैसे ये आपका जो है ह्यूमन ऑर्गन है, ठीक, तो जो सबसे पहले रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से जो है ह्यूमन का वो कौन सा फर्स्ट ऑर्गन है जो सबसे पहले अफेक्ट होता है, तो क्या है आंसर, बोन मैरो। बोन मैरो, या इसी को क्या बोलते हैं, अस्थि अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से जो सबसे पहले प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है ह्यूमन का, बोन मैरो या अस्थि मज्जा। ठीक है, फिर जैसे देखो हम लोग ये डिस्पोज कर देते हैं, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट से डिस्पोज कर दिया कहीं पर, ठीक है, और यदि सही से हम लोग डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, ठीक, और वो किसी तरह से वाटर बॉडी में या कहीं पर है, तो देखो कुछ स्पीसीज के अंदर जो है क्या हो जाता है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है,
या तो इसमें जैसे ओएस्टर, जैसे ये जो नीचे आप पिक देख रहे हैं ये किसकी एक एक्वेटिक एनिमल है, इसको ओएस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसमें जिंक 65 जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, बॉडी में, ठीक। ऐसे ही जो फिशेस हैं, ठीक है, फिशेस किस चीज को, आयरन में, आयरन 55 जो है ये जिंक 65, ठीक है, आयरन 55 और स्ट्रांसियम 90, ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव वेस्ट है, ठीक है, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। ये सब जो है कहाँ, इसमें मैरीन एनिमल में है, ठीक है। तो इसमें फिशेस में भी स्ट्रांसियम एक्यूमुलेट हो सकता है या ओएस्टर में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है एक्यूमुलेट होने को, ठीक है, हमें एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक। अब जैसे मान लो फिशेस में एक्यूमुलेट हो गया या ओएस्टर है, अब इनको जो है, इनकी जो है आप फिशेस से जो है आप फूड के तरह ले रहे हो तो आपके बॉडी में आएगा, ठीक है, और ये हार्म करेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। फिर देखिए कुछ एक फैक्ट है, ठीक है, जिनको आप सिंपली जस्ट याद रख लीजिए, ठीक, कि जैसे अल्फा पार्टिकल है, ठीक, अल्फा पार्टिकल हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया, ये है क्या, ये एक तरह के चार्ज पार्टिकल हैं। कौन से पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। तो इनके एक्सलरेट करने के लिए कौन सी डिवाइस का या कौन से जो है यंत्र का यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए, साइक्लोट्रॉन, ठीक है, किसी एग्जाम में। फिर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग पीने वाला पानी है, और सपोज करो उसमें कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट है, ठीक है, और वो गामा पार्टिकल इमिट कर रहा है, ठीक है, तो आइसोटोप प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव की नहीं, या गामा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, ठीक है, तो किसका यूज होता है, स्किंटिलेशन काउंटर का, ठीक है। इसको ऐसे ही यार, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, पता नहीं, बट इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। ये तो ड्रिंकिंग वाटर में आइसोटोप प्रेजेंट है, तो ठीक। फिर ऐसे ही नेक्स्ट फैक्ट आता है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो, ठीक है, जो मानव उपग्रह छूटता है, ठीक है, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ठीक है, कि उनकी जो है फंक्शनिंग होती रहे, तो उसमें जो है क्या लगाए जाते हैं, सोलर सेल लगाए जाते हैं, तो उनकी एनर्जी का सोर्स क्या है, सोलर सेल, ठीक है। फिर जो भी आपकी न्यूक्लियर मेडिसिन होती है, ठीक, तो न्यूक्लियर मेडिसिन में किसका यूज किया जाता है, रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, ठीक। फिर देखिए कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में 1974 में, ठीक है, जो अपने इंडिया ने, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ठीक है, भारत ने जो अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, कहाँ पर, पोखरण, ठीक है, राजस्थान में, ठीक। तो उस मिशन का नाम क्या था, ठीक है, तो उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक। जो पोखरण टेस्ट हुआ था वो किस नाम से वो मिशन चल रहा था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर जो सेकंड पोखरण टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1998 में हुआ था, ठीक। और जैसे देखो जो रेडियो एक्टिविटी है, इसको मेजर मेजर किस जो है डिवाइस के थ्रू किया जाता है, ठीक है, तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, किसके द्वारा, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी की जो है यूनिट है, किस यूनिट में, जैसे देखो लंबाई की यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, तो ऐसे जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, तो उसको जो है मेजर किस में किया जाता है, बेक्वेरल में, ठीक है। और हम पहले, लेकिन जैसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, ठीक है, ये रेडिएशन है, ठीक है, तो ये पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को किस में मेजर किया जाता है, रोन्टेजन में, ठीक, रोन्टेजन में, ठीक है। ये इसका कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो तो ध्यान रखना, ठीक है, रोन्टेजन, ठीक है। और ये किसके नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्सरे की खोज करने वाले, ठीक है, विलियम रोन्टेजन के नाम पे, ठीक, क्योंकि उन्होंने एक्सरे का जो रेडिएशन है उसको मेजर किया था, ठीक है। तो जो भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है उसका रेडिएशन इसी किस्म रोन्टेजन में ही मेजर किया जाता है, ठीक। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, बेक्वेरल, बट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की मेजर करने की यूनिट क्या है, रोन्टेजन। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के आते हैं, ठीक, कि जो एक्सरे की जो है खोज किसने की थी, विलियम रोन्टेजन ने, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्सिमम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है इंडिया के कौन सी स्टेट में है, तो केरला में, ठीक है। मैक्सिमम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है, इंडिया में कौन सी स्टेट में है, तो वो कहाँ है, केरला में, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये एक बीमारी है, डिसीज है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, यूवी रेज की वजह से होती है, ठीक। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, ठीक है, उससे बचने के लिए, ठीक है, क्या खाया जाता है, तो पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है, ठीक। तो रेडियो एक्टिव पोटेशियम आयोडाइड का यूज
किस लिए खाया जाता है? रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचने के लिए, ठीक है। सो ये थे हमारे पॉइंट, ठीक। फिर कुछ एक क्वेश्चन है कि डिस्कवरी और जो है साइंटिस्ट में, ठीक है, तो इसमें से अगर कुछ जो है याद रह जाए बस ऐसे ही एक बार पढ़ लेना, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, ठीक है। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी याकावा ने, ठीक है। और जो स्टार पे या सन पे, ठीक है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू होती है। जो इस थ्योरी का जो है दिया था वो किसने था? H.A. बेथे ने, ठीक है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन बम है, ठीक है, हाइड्रोजन बम को की खोज किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ठीक है, तो हेनरी बेक्वेरेल ने, ठीक। तो कुछ एक पॉइंट थे जिनको ध्यान रखना, ठीक है। सो फ्रेंड, आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है, कि जो भी फैक्ट हैं और जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। और यकीन मानो अब जो है इससे भी ज़्यादा अब क्या है, मतलब जो जो जहाँ से चीज़ें थी, ठीक है, तो हम लोग जो पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें है कि एक जो शंकर आईएएस की, ठीक है, शंकर आईएएस की जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, ठीक है, पूरी बुक है, उसे तो हम पूरे ढंग से कवर कर रहे हैं। साथ साथ में हम लोग जो है एनसीईआरटी और, ठीक है, और जो फैक्ट है वो कहाँ से? घटना चक्र के, ठीक है, तो सारे कंबाइन करके एक जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई फैक्ट याद भी नहीं रह सकते हैं, और ठीक है, और एक दो ऐसे आते भी हैं तो कोई मतलब के भी नहीं है, ठीक। सो इफ मतलब आपको अच्छा लगा हो लेसन, ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें, ठीक है, और लाइक भी करें अगर अच्छा लगा हो, ठीक। सो थैंक यू, आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू।